नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज का पार्ट 51 देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड इज फास्टर देन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर बाय। देखो, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर बहुत ही अच्छा मेथड है ट्रे ड्रायर ट्रक ड्रायर से, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितना टाइम्स ये फास्टर है। तो ऑप्शन में देखिए 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स या फिर 25 टाइम्स। तो जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ये ड्राइंग के केस में और हैंडलिंग टाइम के केस में ये 15 गुना ज़्यादा बेहतर है ट्रे ड्रायर से। ठीक है, तो ये 15 टाइम्स बेटर होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। और अगर थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है वो बेहतरीन होता है 2 फोल्ड्स से लेकर के 6 फोल्ड्स तक ट्रे ड्रायर से भी ज़्यादा, है ना। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर बहुत अच्छा मेथड है ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो ये है, क्लोराइड इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच एसिड एज पर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको नाइपर में देखने मिलते हैं दोस्तों। देखो, क्लोराइड जो है एक कॉन्जुगेट बेस है कौन से एसिड का। हर एक एसिड को अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर एक बेस को अपना एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है ये कौन से एसिड का कंजुगेट बेस है क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हम बात करते हैं ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की, तो इसे प्रोटॉन थ्योरी भी बोला जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन देने वाला एसिड होता है और लेने वाला बेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम HCl देखेंगे तो ये एक प्रोटॉन दे सकता है, तो ये एक एसिड बन जाता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लोरीन जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एसिड दे रहा है ना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिड है और इसका जो बेस बन रहा है ये बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन अब लेगा, है ना। तो ये बेस है, तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी अपना कॉन्जुगेट बेस है अगर वो वीक होता है तो उसका एसिड स्ट्रांग होता है। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और अगर बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो वीक है उसका कॉन्जुगेट वाला स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग है उसका कॉन्जुगेट वाला वीक होगा। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, हाइपोक्लोरस एसिड HClO होता है, ये अगर प्रोटॉन दे देगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, ClO माइनस आयन है, हाइपोक्लोराइड बचेगा। ये इसका कंजुगेट बेस होगा दोस्तों। हाइपोक्लोरस एसिड का कंजुगेट बेस क्या है, हाइपोक्लोराइड। लेकिन हमें क्लोराइड कंजुगेट बेस किसका है ये पूछा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे लेविस थ्योरी की। लेविस थ्योरी जो बेस्ड है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है दोस्तों। अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो यहाँ पे बेस होता है, और लेने वाला जो होता है वो एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पे प्रोटॉन देने वाला एसिड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन लेने वाला बेस होता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। द एंटी एसिड प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज ड्यू टू। एल्यूमिनियम सल्फेट की जो एंटी एसिड प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है। ऑप्शन में देखो, प्राइमरी फॉस्फेट आयन, सेकेंडरी फॉस्फेट आयन, टर्शरी फॉस्फेट आयन या फिर क्वाटरनरी फॉस्फेट आयन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, टर्शरी फॉस्फेट आयन। यहाँ पे आप देख सकते हो AlPO4, ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, ये एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये हमारा फॉस्फेट यहाँ पे बचेगा। P डबल बॉन्ड O यहाँ पे 3 निगेटिव है, तो PO4 3 माइनस होगा, तो इसकी वैलेंसी जो है 3 है। तो ये टर्शरी फॉस्फेट आयंस है यहाँ पे। तो इसका रिएक्शन देखो, AlPO4 जब 3HCl जो भी हमारे स्टमक में एसिड है उसके साथ में ये रिएक्शन दे करके AlCl3 साल्ट बना लेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसके साथ में ये फॉस्फोरिक एसिड बना देगा दोस्तों। ठीक है, H3PO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बना देखते हैं यहाँ पे। ये साल्ट नहीं होगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, देख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी के अलग अलग टाइप्स के बेसेस होते हैं दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए कि वाटर मिसिबल बेस कौन सा है, फैटी बेस कौन सा है, एमल्सिफाइंग बेस कौन सा है। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हमें वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस बताना है।
ऑप्शन में है कार्बोवैक्स जिसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल बोला जाता है, पॉलीकॉल्स बोला जाता है, मैक्रोकॉल्स बोला जाता है। नेक्स्ट है कोकोआ बटर जिसे थियोब्रोमा ऑयल बोला जाता है, कोकम फैट्स या फिर मैसुपॉल। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस जो होता है ये कार्बोवैक्स होता है जिसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पीईजी पेग बोला जाता है, या फिर पॉलीग्लॉल्स या फिर मैक्रोगॉल्स। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें करेंगे कोकोआ बटर कोकम फैट्स की, तो इसे थियोब्रोमा ऑयल बोलते हैं। कोकोआ बटर ये एक फैटी बेस है दोस्तों, और जो मैसुपॉल है इसमें वाइटिस वाइटेप्सॉल, मस्सा एस्टेरियम एस्टेरिनम, तो ये सारे एमल्सिफाइंग बेसिस होते हैं सपोजिटरी में। ये मस्सा एस्टेरिनम जो है इसे एडेप्स सॉलिडस बोला जाता है। बात करेंगे इसके कंस्टिट्यूएंट्स की, तो मैसिपॉल में लॉरिक एसिड होता है, विटेप्सॉल में ट्राइग्लिसराइड्स होता है, और यहाँ मस्सा एस्टेरिनम एडेप्स सॉलिडस में मोनो डाई और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये किसके, सैचुरेटेड फैटी एसिड के। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इससे रिलेटेड सपोजिटरी बेसिस से, तो इस पे कहीं पे भी सवाल बन सकता है, तो आप लोगों ने इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है बोरिक एसिड इज अ या फिर एन, बोरिक एसिड क्या है यहाँ से, वेरी वीक एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड। बहुत आसान सवाल है, ये वेरी वीक एसिड से बिलोंग करता है बोरिक एसिड। जो हम कैरम खेलने के लिए जो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो बोरिक एसिड होता है यहाँ पे। लेकिन इसके अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको भी आपको पता होना जरूरी है। बोरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, BOH टेकन थ्राइस होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं S3BO3 करके बोरिक एसिड। लेकिन बोरैक्स एक अलग है। बोरैक्स का फार्मूला क्या होता है, इसमें सोडियम आएगा Na2B4O7, यानी ऐसे बोल सकते हैं Na2 7 o'clock, ऐसे करके याद रखिएगा। और इसमें 10 हाइड्रेशन ऑफ वाटर होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसे खास करके ऐसे लिखा जाता है, ये लिखना गलत है दोस्तों, ये लिखना सही होगा Na2B4O5 टेकन 4 टाइम्स और 8 हाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सही स्ट्रक्चर होता है इसका बोरैक्स का। फिर मेटाबोरिक एसिड की बात करेंगे तो ये HBO2 होगा। HBO चैनल तो सभी को पता होगा, तो ये मेटाबोरिक एसिड के साथ में याद रखिएगा, मेटाबोरिक एसिड HBO2। ठीक है, ये टीवी चैनल के साथ में याद रखिएगा। बाद में बोरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो B2O3 होगा। और फिर बात करेंगे डाइबोरेन की, इसे सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड बोला जा सकता है, तो ये B2H6 होगा, बोरॉन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन डाइबोरेन। ठीक है, ऐसे सवाल नाइपर में आपको ज़रूर देखने मिलेंगे दोस्तों, सारे फार्मूलों को याद रखना, इस पे सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखो ये जो बोरिक एसिड है ना, ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाता है। जो हाइड्रोजन को जितना कम रिलीज कर पाता है उतना वो वीक होता है। जितना स्ट्रांगली आप हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हो, प्रोटॉन आयन प्रोवाइड करते हो, उतना स्ट्रांग वो एसिड होता है। जैसे HCl H2SO4 बहुत जल्दी अपना प्रोटॉन दे देते हैं, तो इसलिए वो स्ट्रांग एसिड है। यहाँ पे बोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन तो देता ही नहीं है, बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोक्साइड को एक्सेप्ट करता है, यानी ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो ये है एक, मतलब वाटर में से OH माइनस आयन को ये ले लेता है, तो ये वेरी वीक एसिड में आएगा बोरिक एसिड। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, एंटासिड, एसिडिफायर, एस्ट्रिंजेंट या फिर स्टेबलाइजर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा होता है, कुकिंग सोडा है ये दोस्तों। तो ये इसका सही जवाब होगा, ये एंटासिड करके इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एंटासिड को देखो, अलग अलग एग्जाम्पल एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ये केमिकल्स यहाँ एंटासिड करके इसका इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा होता है, धोने का सोडा होता है, तो ये कभी भी इसका यूज़ एंटासिड नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत होना, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम जल्दबाजी में गलत हो जाता है दोस्तों। तो सोडियम कार्बोनेट का कोई एंटासिड करके इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट का एंटासिड करके इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो ओपैक कंपाउंड, रेडियो ओपैक कंपाउंड कौन सा है वो बताना है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो ये रेडियो ओपैक कंट्रास्ट मीडियम जो होता है, इसमें बेरियम और बिस्मथ वाले कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमें दो कंपाउंड दिख रहे हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेकिन इसमें से सही जवाब होगा दोस्तों बेरियम सल्फेट को। ठीक है,
देखिए ये रेडियो ओपैक कंपाउंड के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वाटर में और पेशेंट को पिलाया जाता है रेक्टल रूट से या माउथ से। वो पीने के बाद में उसका जो परछाई है किसका, हमें स्टमक है, एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, उनकी परछाई दिखती है। और उसमें कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो यहाँ पे हमें वो दिखने मिलते हैं उनके एक्सरे में, या फिर इसका इस्तेमाल सीटी करने में भी होता है। सीटी स्कैन होता है ना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उसमें भी किया जाता है दोस्तों। शैडो आती है और उस शैडो में हमें सब कुछ दिखता है। इसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं दिखती है हमारी, तो वो कंफ्यूज नहीं होता है डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए। तो जब भी ये पेशेंट को पिलाया जाता है वो उसके बाद तुरंत थोड़ी थोड़ी देर बाद में उसके एक्सरे लेना होता है, जैसे जैसे वो उस बेरियम सल्फेट उसकी बॉडी में फैलता है। ठीक है, तो इसकी शैडो इफेक्ट आके ये हमें अच्छे से डायग्नोसिस में काम आता है। और इसके साथ में ऑर्गेनिक आयोडीन कंपाउंड्स को भी रेडियो ओपैक कंपाउंड में की तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक आयोडीन कंपाउंड्स को भी याद रखिएगा, ये तो सभी को पता होगा, बेरियम सल्फेट, इसे भी याद रखिएगा, ऑर्गेनिक आयोडीन कंपाउंड्स। ठीक है। और हाँ दोस्तों, फार्मा नोट्स की लाइफ टाइम मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र कंट्रीब्यूट करना होगा ₹2000 हमारे चैनल के लिए, बाय पेटीएम, बाय फ़ोनपे या फिर गूगल पे से। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम के पहले तुरंत रिवीजन लगा सके आपके, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सारा फ़ायदा मिले दोस्तों। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज एन। डाई कैल्शियम फॉस्फेट का यूज बताना है, सूदिंग एजेंट, अब्रेसिव सब्सटेंस, ग्लाइडेंस सब्सटेंस या फिर प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस। तो यहाँ से सही जवाब बताना है। तो ये इसका सही जवाब का जवाब होगा तो एब्रेसिव सब्सटेंस होता है ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये एब्रेसिव होता है, तो इसका एब्रेसिवनेस को थोड़ा कम करने के लिए हमें लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट एक एब्रेसिव सब्सटेंस है। लेकिन आप अगर टैबलेट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा कि इसमें फिलर या फिर डाइल्यूएंट की तौर पर डाई कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो आप एग्जाम्पल, फिलर या फिर डाइल्यूएंट का डाई कैल्शियम फॉस्फेट। इसका खास तौर पे इस्तेमाल तो लैक्टोज का किया जाता है फिलर के लिए। देखो हमारा अगर ड्रग छोटा सा होता है, ठीक है, छोटा सा ड्रग, इसे कैसे हैंडल करोगे, तो इसमें फिलर डाला जाता है, डाइल्यूएंट डाला जाता है, ताकि इस छोटी सी क्वांटिटी, मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है, तो उसको छोटी सी क्वांटिटी होती है उसको हैंडल करने के लिए हम इसमें ये डाल देते हैं दोस्तों, फिलर या डाइल्यूएंट। तो ये इसे हम अच्छे से हैंडल कर पा सकते हैं। ये बड़ा ड्रग हो जाता है ऐसे, तो ये हमारे ड्रग को आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये फिलर या फिर डाइल्यूएंट करके भी इसका इस्तेमाल है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। देखो पूछा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो सभी को पता है, H2O2, ये हमारे जख्म पे लगाने के काम आता है, यूज टू क्लीन द वाउंड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है, एंटी ब्लीचिंग एजेंट, एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी एपिलेप्टिक या फिर एंटीसेप्टिक। बहुत आसान सवाल था, ये एंटीसेप्टिक करके इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइसोस्टिगमीन इज फाइसोस्टिगमीन क्या है यहाँ से। देखो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड सवाल है, तो ऑप्शन देखिए, सेडेटिव सब्सटेंस, सिम्पैथोलाइटिक, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर या फिर एनेस्थेसिक ड्रग। ये भी आसान सवाल था, ये कोलिनेस्टरेज, एंटी कोलिनेस्टरेज करके इसका इस्तेमाल होता है ये फाइसोस्टिगमीन, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करके ये एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ा करके काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है यहाँ पे थायोपेंटल सोडियम का। थायोपेंटल सोडियम इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, ऑप्शन में देखिए, IM रूट से इंट्रामस्कुलरली, IV रूट से इंट्रावेनसली, पर रेक्टली या फिर सबक्यूटानियसली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये IV रूट से दिया जाता है, आर्टरी से भी नहीं दिया जाएगा, आर्टरी से भी ये प्रॉब्लम करता है, तो इसको इंट्रावेनसली दिया जाता है। थायोपेंटल सोडियम के बारे में थोड़ा देखते हैं, तो ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोबार्बिचूरेट है। इसका साइड इफेक्ट अगर देखेंगे तो लैरिंगो स्पैज़म होता है, जिसमें रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस वगैरह होता है, इचिंग होता है, तो उसमें लैरिंगो स्पैज़म जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं थायोपेंटल सोडियम के साथ में। और इसे प्रिवेंट करने के लिए एट्रोपिन भी दिया जा सकता है, या फिर थायोपेंटोन देने के बाद तुरंत बाद इमीडिएटली सक्सिनिल कोलिन को भी देना होता है।
लेकिन इन दोनों को एक ही सिरिंज में मिक्स करके नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन बना लेता है। तो डू नॉट मिक्स इन अ सिंगल सिरिंज एज दे शो द केमिकल रिएक्शन। थायोपेंटोन सोडियम और सक्सिनिल कोलिन को एक ही सिरिंज में मिक्स करके नहीं देना है, पहले थायोपेंटोन को देंगे तो उसके तुरंत बाद सक्सिनिल कोलिन को दिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और आप लोगों से दरखास्त है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।